दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षाओं से संबंधित हम मध्य प्रदेश को बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, जो कि लगभग आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो व्यापम का पैटर्न है अब बदलने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश का वेटेज भी बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश के जीके से, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, और जिसका मध्य प्रदेश वाला जो भाग है वो अच्छा मजबूत होगा, उसके लिए परीक्षा आसान हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपका यह सब्जेक्ट तो 100% तैयार होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश का कंटेंट जो है वो बहुत आसानी से मिलता नहीं है। मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आया हूँ जो किसी किताब में नहीं है पूरी तरह से। किताबें बहुत अच्छी हैं मध्य प्रदेश की, बहुत सारी पब्लिकेशन की, लेकिन कोई भी किताब अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपके पास में एक अच्छा कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट मैं आपको दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कंटेंट देना। आपको बस कंटिन्यू क्लासेस देखना है और जुड़े रहना है। कंटेंट की चिंता आप नहीं करिएगा, कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा कि आपका कोई क्वेश्चन इस कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग शुरुआत से लेकर मध्य प्रदेश के परिचय से लेकर भूगोल भूगोल है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, मध्य प्रदेश का इतिहास है, सब कुछ हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे सीरीज़ की जो आने वाले परीक्षा पैटर्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। दूसरी चीज़, कंटेंट इतना शानदार होगा कि आपको किसी और किताब या किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक संपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश का से आने वाले सारे क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के जीके से, इतिहास से, भूगोल से, अर्थव्यवस्था से, सारे क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा। बारी बारी से पढ़ेंगे, आप बस जुड़े रहिए कि पढ़ना क्या है। तो हम लोग शुरू करेंगे मध्य प्रदेश को, और हमारी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से। लगभग मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय कहने का तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश एक ज़िला है, मध्य प्रदेश एक राज्य है जो कि भारत के मध्य में स्थित है, और इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो पहले तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय और सामान्य स्थिति के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ऐसे सामान्य कुछ परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का एक सिंपल सा नक्शा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और यह मध्य प्रदेश जो है वो भारत के मध्य में स्थित है। भारत के मध्य में कहने का तात्पर्य है कि यह चारों तरफ से लैंडलॉक्ड स्टेट है, भू आवेष्टित स्टेट है। ये आपका पूर्व हो जाता है, ये आपका उत्तर हो जाता है, ये आपका पश्चिम, और ये दक्षिण वाला भाग। तो मध्य प्रदेश, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये सबसे उत्तरी भाग जो है, ये सबसे उत्तरी ज़िला हो जाता है। उत्तरी ज़िला यहाँ पे मुरैना पड़ता है। मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है। यहाँ पे सिंगरौली है। सिंगरौली यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है, जिसे ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला यहाँ पे पड़ता है, जिसे बुरहानपुर बुरहानपुर ज़िला कहलाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला यहाँ पर, यह अलीराजपुर है। ये आपके हो गए सबसे पूर्वी ज़िला मुरैना, सबसे उत्तरी ज़िला मुरैना, सबसे पूर्वी ज़िला सिंगरौली, जिसे ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। हम लोग हर चीज़ के साथ में एक एडिशनल कंटेंट ऐसा देंगे
आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी क्लास में ही। किसी चीज़ के लिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्लास में ही सारी चीज़ें मैं याद करवा दूँगा। अगला है सबसे दक्षिणी ज़िला बुरहानपुर। बुरहानपुर ज़िला है जो है वो सबसे दक्षिण में पड़ता है मध्य प्रदेश के, जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। और सबसे पश्चिमी ज़िला जो है वो अलीराजपुर ज़िला होता है, जो ज़िला है जो कि सबसे पश्चिम में और गुजरात से सीमा साझा करता है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अक्षांशीय दृष्टि से जो है वो हमारा मध्य प्रदेश, ये हमारा जो मध्य प्रदेश है ऐसे अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरी दृष्टि से यह कहाँ पे है? तो पूर्वी गोलार्ध में। ये आपको हम जब भूगोल पढ़ेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, वहाँ समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश से इसके अक्षांशीय और पूर्वी अक्षांशीय देशांतर विस्तार के बारे में पूछा जाता है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में। तो हम इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय जान लेते हैं। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कहने का तात्पर्य है कि अक्षांशीय विस्तार जो कि भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। उत्तरी अक्षांश में जो हमारा मध्य प्रदेश स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, इसके लिए यह है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक विस्तृत है। और देशांतरी विस्तार में यह 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट इसका देशांतरी विस्तार है, जो कि कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मध्य प्रदेश एक तरीके से पूरी तरह से लैंडलॉक्ड स्टेट है, जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक, पश्चिम से पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक जो है वो 870 किलोमीटर। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम विस्तार और उत्तर से दक्षिण विस्तार। ये उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका कितना है? तो 605 किलोमीटर। ये हो गया 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा से लेकर उत्तरी सीमा तक की जो दूरी है वो कितनी है? तो 870 किलोमीटर। और उत्तर सीमा से दक्षिण सीमा तक की जो दूरी है वो कितनी है? तो 605 किलोमीटर। ये हो गया। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है 2001 के बाद की स्थिति में। 2001 के बाद की स्थिति में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग ऐसे याद कर सकते 308252। कहने का तात्पर्य है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी है, उसको मैं बताता हूँ आपको। पहले आप ये जान लीजिए 2001 की स्थिति के बाद का क्या तात्पर्य है। क्या था कि 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश से अलग कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नाम से दो राज्य बना दिए जाते हैं। तो 2001 की पहले की स्थिति में जब छत्तीसगढ़ कहने का तात्पर्य ये वाला भाग, मध्य प्रदेश का ये वाला भाग जो कि छत्तीसगढ़ के रूप में अलग किया गया 2001 में, ये जब मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट था। इस छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में मध्य प्रदेश जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना रह गया? तो
सॉरी 30,82,52 वर्ग किलोमीटर, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 9.38% भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 9.38% जो है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। यहाँ आपके सवाल बन जाते हैं कौन कौन से। देखो, पहला सवाल तो यही बनता है कि सबसे पूर्वी जिला वो है सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला वो है अलीराजपुर, सबसे उत्तरी जिला जो है वो मुरैना, और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। आपके 4 क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 605 किलोमीटर। उसके बाद मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट तक। मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट। ये आपके 6-7 क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गए। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है। उसके बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 30,82,52। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है करके, और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का राज्य है करके भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रतिशत, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप बता सकते हैं कि 9.38% जो है वो भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश है, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का स्वरूप है, इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। ये वर्तमान की स्थिति है। 1 नवंबर 1956 कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्वरूप, ये मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है? तो 1 नवंबर 1956 से है। इसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि परिचय के रूप में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का जो है वो सामान्य परिचय, और इस सामान्य परिचय से ऐसा मान के चलिए कि किसी भी एग्ज़ाम जिसमें मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है, सामान्य परिचय से प्रश्न पूछा ही जाएगा। हर शिफ्ट में ना पूछा जाए, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में, और अधिकतम शिफ्ट में, लगभग अधिकतम शिफ्ट में मध्य प्रदेश से के सामान्य परिचय से सवाल आते हैं। आपको मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से कोई ऐसा सवाल नहीं छोड़ना है जो एग्ज़ाम में आप गलत करके आए। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सामान्य परिचय हम लोग जैसे राजधानियाँ हैं, उपनाम है, राजकीय चिन्ह वगैरह है, प्रतीक चिन्ह वगैरह है, कितने जिले हैं, कितने संभाग है, ये सारी चीज़ें जो सामान्य परिचय में हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी फैक्ट को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, एक एक फैक्ट करके हम सारे फैक्ट कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है, जहाँ से प्रशासन के सारे कार्य होते हैं, सचिवालय वगैरह स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? भोपाल में। इसके पीछे की भी कहानी है कि भोपाल को राजधानी कैसे बनाया गया, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर पीएससी के लिए पढ़ना है या किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें आंसर राइटिंग करनी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसकी क्लासेस लाने की भी कोशिश करूँगा। लेकिन वनडे एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहानी बता दूंगा आपको कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कैसे बनी। पहले मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर को बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन अंततः भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, जो कि पहले एक ज़िला भी नहीं था। यह सीहोर का एक तहसील था। सीहोर ज़िला जो वर्तमान में है
उसका एक तहसील था भोपाल। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी। प्रशासनिक राजधानी भोपाल हो गया, संस्कार राजधानी जबलपुर को कहते हैं। खेल राजधानी, खेल या आर्थिक राजधानी जो है वो इंदौर को कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी मैंने अभी बताया था, क्या ऊपर बताया था सिंगरौली, यहाँ आपको बताया था मैंने कि ऊर्जा राजधानी क्या है, तो सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी हम देखेंगे सिंगरौली। उसके बाद मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ऐसे तो शिफ्ट नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में पचमढ़ी को माना जाता है। संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है, जहाँ पे मैहर बैंड और उस्ताद अलाउद्दीन खां की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है, उसको मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी माना जाता है। चित्रकला राजधानी, चित्रकला राजधानी यह भीमबेटका को माना जाता है, भीमबेटका, जहाँ पे शैलाश्रय मिले हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश के बहुत सारे उपनाम भी हैं। मध्य प्रदेश के उपनाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, या अन्य नाम कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश को बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमारे शरीर में हृदय जो है, हृदय का स्थान एकदम मध्य में होता है, वैसे ही मध्य प्रदेश भारत के बहुत पूरे बीच में स्थित है, इसीलिए इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। हृदय प्रदेश किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे हृदय प्रदेश कहा था। उसके बाद में इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सब बाघ की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है। उसके बाद में इसे हीरा प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि देश में एकमात्र हीरे की खदान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। उसके बाद इसको तेंदुआ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तेंदुआ प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक संख्या में तेंदुआ पाए जाते हैं। इसे उल्फ मतलब भेड़िया प्रदेश भी कहते हैं। उसके बाद इसे चीता राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का पुनर्वास किया गया था। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है? श्योपुर में। जब हम राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे तो बहुत विस्तृत तरीके से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश को अन्य राज्य जैसे नदियों का मायका ये और एक नाम है। इसके बाद गिद्ध राज्य भी कहते हैं, क्योंकि गिद्ध संरक्षण केंद्र और गिद्धों की संख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है भारत के किसी भी राज्य की तुलना में। घड़ियाल राज्य भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल संरक्षण केंद्र हैं, सोन घड़ियाल, केन घड़ियाल, ऐसे ही 3 घड़ियाल संरक्षण केंद्र है, और घड़ियाल की संख्या भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को घड़ियाल प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता राज्य भी कहा जाता है, तेंदुपत्ता राज्य। इस प्रकार मध्य प्रदेश के बहुत सारे उपनाम हैं, और मध्य प्रदेश की राजधानी अलग अलग राजधानी के अलग अलग शहरों को अलग अलग राजधानी का नाम दिया गया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रमुख प्रतीक चिन्हों के बारे में, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में। प्रमुख प्रतीक चिन्हों में सबसे पहले हम राजकीय पशु की चर्चा करेंगे। राजकीय पशु क्या है मध्य प्रदेश का? तो बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है।
और कब घोषित किया गया है तो 1981 में घोषित किया गया है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ये अक्सर पूछा जाता है रूसवर्स डुआउसेली। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? वैज्ञानिक नाम किसका? राजकीय पशु बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है तो रूसवर्स डुआउसेली। यह ब्रैडरी प्रजाति का होता है, ब्रैडरी प्रजाति का। ये एक एक फैक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जो एक एक शब्द लिख रहा हूँ, राजकीय पशु बारहसिंगा, 1981, रूसवर्स डुआउसेली और ब्रैडरी प्रजाति, ये सभी सवाल पहले आ चुके हैं और आने की संभावना सर्वाधिक है। यही पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सी प्रजाति का होता है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा कब घोषित किया गया, मध्य प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऐसे सवाल बनते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। और सबसे अधिक जो बारहसिंगा पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ स्थित है तो मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। इसके अलावा 2017 में जो है यह कान्हा किसली में 2017 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने एक शुभंकर लॉन्च किया था, जारी किया था मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने, जिसका नाम क्या था भूरसिंह द बारहसिंगा। भूरसिंह द बारहसिंगा, ये भी पूछा गया है पर सवाल पहले परीक्षा में, भूरसिंह द बारहसिंगा। और इस शुभंकर को डिजाइन करने वाले डिजाइनर का नाम क्या था तो रोहन चक्रवर्ती। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है और उस पर या उस थीम पर आधारित भूरसिंह द बारहसिंगा जो शुभंकर था उसका डिजाइनर कौन था तो रोहन चक्रवर्ती था। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली को राजकीय पुष्प कब घोषित किया गया तो यह भी 1981 1 नवंबर 1981 को बहुत सारे राजकीय प्रतीक घोषित किए गए। और क्यों घोषित किए गए? इसलिए क्योंकि 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो 1956 से लेकर 1981 कितने साल हो गए 25 साल। मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये बहुत सारे जो है राजकीय प्रतीकों को घोषित किया गया। इसीलिए 1981 में राजकीय पुष्प जो है, राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है, ये सारी चीज़ें घोषित की गई। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो गया सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है लिलियम कैंडिमम। लिलियम कैंडिमम। और इसका कुल क्या है, कुल भी पूछा जाता है तो लिलिएसी कुल का है यह फूल, लिलिएसी कुल का है। साइंस में पढ़ते हैं ना आप कि कौन सी प्रजाति है, कौन से कुल का है या कौन से परिवार का है, इस तरह से। और यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में सफ़ेद लिली का पुष्प पाया जाता है। इसका कोई बाहुल्य क्षेत्र ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक स्थान पर पाया जाता है, यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। और इसके आगे हम देखते हैं राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है तो दूधराज। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है पैराडाइज फ्लाईकैचर। फ्लाईकैचर मतलब कीड़ों को पकड़ने वाला।
इसे एक अन्य नाम शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। दूधराज का एक अन्य नाम क्या है? तो शाह बुलबुल है। इसका वैज्ञानिक नाम, ये पैराडाइज फ्लाई कैचर तो इसका अन्य नाम हो गया, इसका वैज्ञानिक नाम है टर्पसिफोनी पैराडाइज। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टर्पसिफोनी पैराडाइजे, ये वैज्ञानिक नाम हो गया। तो राजकीय पक्षी क्या है? तो दूधराज। इनके अन्य नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर और शाह बुलबुल, इन नामों से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टर्पसिफोनी पैराडाइजे। यह प्रमुख रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सर्वाधिक जो ये पाया जाता है धार जिले में, धार जिले के सैलाना पक्षी अभयारण्य में। प्रमुख रूप से यह धार जिले के सैलाना पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है। सैलाना रतलाम में है और धार में है सरदारपुर पक्षी अभयारण्य, और यह दोनों जगह पाया जाता है। यह दोनों ही जगह पाया जाता है। इसे भी 1981 में घोषित किया गया था। राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो 1981 में। और क्यों घोषित किया गया था? तो मध्य प्रदेश के गठन के 25 वर्ष पूर्व होने की उपलब्धि के तौर पर मध्य प्रदेश के प्रमुख राजकीय चिन्हों को बनाया गया था या घोषित किया गया था। अगला देखते हैं चौथे नंबर पे राजकीय मछली। राजकीय मछली क्या है? तो महासीर। इसका वैज्ञानिक नाम अक्सर पूछा जाता है, महासीर नहीं पूछा जाता। महासीर बहुत छोटे एग्जाम में या बहुत इजी क्वेश्चन माना जा सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम है टोर पिट्यूटेरा या पिट्यूटोरा के नाम से जाना जाता है। टोर पिट्यूटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। यह सर्वाधिक रूप से कहाँ पाया जाता है? तो नर्मदा नदी में। सर्वाधिक रूप से इस कहाँ देखने मिलता है? नर्मदा नदी में। और नर्मदा नदी में भी किस क्षेत्र में? तो खरगोन वाले क्षेत्र में, खरगोन और खंडवा वाले क्षेत्र में देखने मिलता है। इसे 2011 में मध्य प्रदेश का राजकीय मछली घोषित किया गया। राजकीय मछली जो है, इसके लिए एक प्रजनन केंद्र, महासीर मछली का प्रजनन केंद्र, यह जो है खरगोन के बड़वाह तहसील में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के राजकीय मछली महासीर के लिए एक प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के बड़वाह तहसील में। बड़वाह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का एक तहसील है, यहाँ पे इसका प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला हम देखते हैं राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है मध्य प्रदेश का? तो बरगद। राजकीय वृक्ष क्या है मध्य प्रदेश का? बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो फाइकस वैनगेलिसिस है। फाइकस वैनगेलिसिस। वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं अक्सर, और पढ़ते समय आप वैज्ञानिक नाम के साथ में इनको पढ़िएगा तो
जल्दी याद होगा। यह कौन सी प्रजाति का है? तो फाइकस प्रजाति का। बरगद आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखने मिल जाएगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में, प्रमुख रूप से यह किसी ऐसे स्पेसिफिक क्षेत्र में नहीं पाया जाता। संपूर्ण मध्य प्रदेश में आपको तो हर एक गांव में बरगद का पेड़ दिखने मिल जाता है। इसे भी 1981 में ही राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। इसके अलावा अगला देखते हैं राजकीय फल। राजकीय फल जो है वो क्या है? आम। आम, अभी आम का मौसम भी चल रहा है। इसका वानस्पतिक नाम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको भी याद होगा। वानस्पतिक नाम क्या है इसका? मैगीफेरा इंडिका। यह भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख आम की प्रजाति है जो बहुत फेमस है। जैसे आपको सुनने में आया होगा नूरजहां आम, प्रमुख रूप से अलीराजपुर ज़िले में पाया जाता है। इसके अलावा सुंदरजा आम, जो कि रीवा में अधिकतम इसका उत्पादन होता है। तो ये जो दो आम हैं, नूरजहां आम और सुंदरजा आम, इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो गोविंदगढ़, रीवा जिले के गोविंदगढ़ तहसील में आम अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगला देखते हैं राजकीय खेल। राजकीय खेल क्या है? तो मलखंभ। राजकीय खेल क्या है? मलखंभ। और इसे 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया। इसे कब घोषित किया गया? तो 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया। मलखंभ अकादमी कहाँ पर है? तो ये है उज्जैन में। इसके अलावा मलखंभ से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है प्रभाष जोशी पुरस्कार। इसको ये पूछा जाता है, ये 2023 या 22 की पीएससी में भी पूछा गया था कि प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है करके। तो ये किस खेल से संबंधित है? मलखंभ के क्षेत्र से। इसके अलावा राजकीय फसल जो है वो सोयाबीन है। ये भी आप याद रखेंगे। और आगे आगे हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। राजकीय नाट्य माच है, राजकीय नृत्य राई है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तब तक आप इतना रिवाइज़ करेंगे अच्छे से। प्रमुख प्रतीक चिन्हों को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। यहाँ से ये जितना मैंने कंटेंट दिया है राजकीय चिन्ह के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मध्य प्रदेश का जो व्यापम है ये अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, मध्य प्रदेश का वेटेज बढ़ा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। अगर यह ड्राफ्ट लागू होता है तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा मध्य प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए कि आपका मध्य प्रदेश वाला भाग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि आपका कोई क्वेश्चन कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। आपको बस क्लास से जुड़े रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं और मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँच रही है, तो मैं और अच्छे वीडियोस, अच्छा कंटेंट और टाइम पर कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। तो उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करिए और एक लाइक ज़रूर करिएगा मेरी मेहनत पे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।